कि इस देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, इससे इनकार नहीं है। तो ये मत समझिएगा कि आज मुसलमानों की जमीन कब्जा करने की योजना है तो बाकी सब फंस जाएंगे, नहीं। कि बुलडोजर बहुत बेवफा है, किसी का सगा नहीं है। छतरपुर में मुसलमान के घर पे चला, फिर नोएडा में त्यागी जी के घर पे चला, फिर त्यागी जी ने आंदोलन किया तो बंसल जी के घर पे चला। इस देश में समाज के बड़े तबके के साथ जो अन्याय हो रहा है, अगर अत्याचार हो रहा है, अगर उस मुद्दे को आप आगे लेके आएंगे तो वो बड़ा मुद्दा होगा और उस मुद्दे में 85% जनता एक साथ खड़ी होगी और उसके जवाब में बीजेपी आपके सामने नहीं खड़ी हो सकती। उनकी गंदी राजनीति, उनकी नफरत की राजनीति नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन आप जरा उस दलित परिवार के बारे में सोचिए जिसका बेटा सीआरपीएफ का जवान है। इसी बुलंदशहर में शादी में उसको घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता। जरा उस दलित परिवार के बारे में सोचिए। मध्य प्रदेश के अंदर घर में मौत हो गई, मौत के बाद वो अर्थी लेकर पहुंचे, उस शमशान में चले गए जहां पर उनको अपने घर वाले का अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं है। आप जरा उसके बारे में सोचिए कि जयपुर के अंदर एक मंदिर में शादी के बाद एक दलित जोड़े को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। आप सोचिए कर्नाटक के अंदर एक सांसद जो दलित समाज का था, भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का शासन था, एक गांव के अंदर उसको घुस के उद्घाटन नहीं करने दिया गया। कितनी मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ रही है, कितना अत्याचार समाज के एक बड़े तबके पे हो रहा है, इसकी आप कहानी लिखेंगे, अंतहीन गाथा है। इन मुद्दों को उठाइए और इस पे एकजुट हो जाइए। देखिए, इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आज मैं जब यहां आ रहा था तो एक सभा से होके आया, उसमें केजरीवाल साहब ने एक ट्वीट का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, वो अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, हरामी के पिल्ले, हराम जादे। ऐसी भाषा का इस्तेमाल, ऐसी भाषा का इस्तेमाल बीजेपी का मंत्री कर रहा है अपने ऑफिशियल हैंडल से। ये हो रहा है इस देश के अंदर। खुली छूट है नफरत फैलाने की, समाज को बांटने की। आज सवाल पूछा क्यों नहीं जाता? मैं तो बार बार कहता हूं, जैसे ही रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति बने, पूरे देश में बीजेपी वालों ने डंका पीटा, देखो हमने एक दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया, देखो हमने एक दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो बीजेपी अपनी मानसिकता से बदली नहीं। उन्होंने कहा मोदी जी जाएंगे, योगी जी जाएंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जाएंगी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं इस सभा में, जब योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पे जा सकते हैं, उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जा सकती हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं, तो देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो दलित समाज के हैं, उनसे मंदिर का शिलान्यास नहीं कराया जाएगा। ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आजादी के इतने साल के बाद भी जब मंदिर का उद्घाटन होता है तो भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, योगी जी जाते हैं, राज्यपाल जाते हैं, लेकिन देश की मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नहीं जाती, क्योंकि वो आदिवासी समाज से हैं। ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। इस देश में समाज के बड़े तबके के साथ जो अन्याय हो रहा है, अगर अत्याचार हो रहा है, अगर उस मुद्दे को आप आगे लेके आएंगे तो वो बड़ा मुद्दा होगा और उस मुद्दे में 85% जनता एक साथ खड़ी होगी और उसके जवाब में बीजेपी आपके सामने नहीं खड़ी हो सकती। उनकी गंदी राजनीति, उनकी नफरत की राजनीति नहीं खड़ी हो सकती। अभी जैसे वक्फ का सवाल है, मैं जेपीसी का मेंबर भी हूं, ऐसे ऐसे उसमें क्लॉज लिखे हैं, आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे क्लॉज डाल दिए हैं। तो ये मत समझिएगा कि आज मुसलमानों की जमीन कब्जा करने की योजना है तो बाकी सब फंस जाएंगे, नहीं। और मैं तो कहता हूं बुलडोजर के बारे में कि बुलडोजर बहुत बेवफा है, किसी का सगा नहीं है। छतरपुर में मुसलमान के घर पे चला, फिर नोएडा में त्यागी जी के घर पे चला, फिर त्यागी जी ने आंदोलन किया तो बंसल जी के घर पे चला, फिर अयोध्या में चला,
फिर काशी में मंदिरों पे चला बुलडोजर। आप सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लगभग 300 मंदिर काशी में तोड़े हैं, मैंने उसके लिए आंदोलन भी किया था, अगर ये काम किसी और दूसरे नेता ने किया होता बवाल हो जाता देश भर में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में 300 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। हो रहा है इस देश के अंदर। तो इसलिए मुझे लगता है कि व्यापक मुद्दों को, बड़े मुद्दों को, धर्म के नाम पर भेदभाव, जाति के नाम पे भेदभाव, भाषा के नाम पे भेदभाव, जहां जहां भेदभाव हो रहा है और जितने लोग उस भेदभाव से पीड़ित हैं, सबको एकत्रित कीजिए, सबको इकट्ठा कीजिए, और तब मुझे लगता है कि एक बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। निश्चित रूप से सही कहा कि इनका कोई राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नहीं है। रोज सर्टिफिकेट मांगते रहते हैं जावेद अली से। जावेद अली साहब तो लेके आए थे एक बिल प्राइवेट मेंबर का, ये दिलाना चाहते थे अधिकार। मैं था उस दिन, पूछिए, झगड़ा हो गया इनके चक्कर में, इनके बिल के चक्कर में झगड़ा हो गया। वो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ बिल, सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ बिल, और तब मैंने खड़े होकर कह दिया कि बीजेपी दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के खिलाफ है। पूरे भाजपा वाले चिल्लाने लगे, पूरे भाजपा वाले चिल्लाने लगे। हमसे नाराज भी ज्यादा रहते हैं। ठीक कहा हमारे साथी ने, सस्पेंड बहुत किया। तो जब मुझे सस्पेंड कर रहे थे तो मुझे कहने लगे कि संजय सिंह 56 बार बेल में आए, इन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया। तो मुझे अब तक 56 फिल्म याद आ गई, उसमें 56 लोगों का इनकाउंटर किया था। मैं 56 बार भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद की बेल में गया हूं, और 156 बार जाना पड़ेगा तो जाऊंगा। इसमें डरने की क्या बात है। मैंने किसानों का मुद्दा उठाया, माइक तोड़ दिया। बड़ी आलोचना पूरी देश में हुई मेरी कि माइक तोड़ दिया संजय सिंह ने संसद में। मैंने कहा तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हो, उन पे गोलियां चला रहे हो। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है। अगर तुम हड्डियां तोड़ सकते हो तो उसके जवाब में मैंने माइक तोड़ा है, लोगों को जगाने के लिए, आपको होश में लाने के लिए। हम करेंगे। 11 महीने मुझे सस्पेंड रखा। मैं समझता हूं तारिक अनवर साहब बड़े सीनियर एमपी हैं। भारत के इतिहास में आजादी के बाद से लेकर अब तक मेरे ख्याल से सबसे लंबा सस्पेंशन पीरियड सिंह का है। 11 महीने मुझे सस्पेंड रखा। नए कार्यकाल पे भी लागू होगा। ये कोई हंसने वाली, ये जावेद अली है, इसके गवाह हमारे साथ में राज्यसभा में, पूछ लीजिए सांसद जी। मुझे बोले नए कार्यकाल पे भी वो सस्पेंशन लागू होगा। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ऐसे कैसे लागू होगा। बोले लिखित माफीनामा आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं संघ में नहीं रहा हूं भैया, मैं नहीं दे पाऊंगा। कोई इस सब चक्कर में मत रहिए, गलतफहमी में। कहने लगे वो मामला कुछ हो गया था इसीलिए आपको जानते हैं ना, आप सस्पेंड क्यों किया गया। हमने कहा मैं खूब जानता हूं। बोले क्या। हमने कहा मैंने नारा लगा दिया पार्लियामेंट में, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। उसी दिन आ गए बीजेपी वाले मेरे पास, बोले तुम्हें जरूर पक्का जेल में भेजेंगे। भेज दिया जेल। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया जा रहा है। और बीजेपी को इसमें बड़ा मज़ा आता है कि अगर आप हिंदू मुसलमान की बात कीजिए, वो बहुत कंफर्टेबल है। वो चाहते हैं ये बातें खूब होती रहे, उनकी राजनीति चमकती रहे, वो आगे बढ़ते रहें, और जो असली मुद्दे हैं वो मुद्दे धीरे धीरे पीछे हो जाएंगे। इस देश में आर्थिक सवालों पे राजनीति होती नहीं, शिक्षा के सवाल पे राजनीति होती नहीं, इलाज के सवाल पे राजनीति होती नहीं, रोजगार के सवाल पे राजनीति होती नहीं, किसान के सवाल पे एक राजनीति शुरू हुई। वो उसके लिए मैं देश के अन्नदाता किसानों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। राजनीतिक दलों का उसमें बहुत कम योगदान था, इसे हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति होती है तो बीजेपी को बहुत मजा आता है इसमें, उनको बहुत फायदा है इसमें।
अब इस राजनीति का जवाब क्या है, यह आपको सोचना पड़ेगा। और राजनीति को जब तक आप उस दिशा में मोड़ के नहीं लाएंगे तो फिर बीजेपी को रोकना कोई आसान काम नहीं है। आरएसएस की राजनीति को रोकना कोई आसान काम नहीं है। अभी गांधी जयंती के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी के इंटेलेक्चुअल लोगों के ट्वीट्स देख रहा था जो पीछे से वार करते हैं। आप याद रखिएगा, इनके सामने के चेहरे शायद कम आपको दिखते हैं, लेकिन जो पीछे के चेहरे हैं वो बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो कैसी वीडियो चलाते थे, ये देखिए गांधी जी हैं, ये यहां रुकते थे, यहां आते थे, यहां जाते थे। इनके सादगी को मेंटेन करने में इतना पैसा खर्चा होता था। गांधी तो ये थे, गांधी तो वो थे, उनके चरित्र को लेके तमाम सवाल। और याद रखिएगा, ये वही लोग हैं, ये वो विचारधारा हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है जिस विचारधारा से निकले हुए एक व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की थी। उसी विचारधारा के लोग आज संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कोई सामान्य लोग नहीं है। इनसे लड़ने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत है। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कह रहे हैं, आशुतोष जी अभी कह रहे थे। मैं तो कह रहा हूं इस देश में एक नारा चाहिए, 1 नेशन 1 डीलर। एक ही आदमी है जो नेता है ही नहीं। किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए आप लोगों को कि भारत का प्रधानमंत्री देश का नेता है और देश के लिए काम कर रहा है। भारत का प्रधानमंत्री देश के लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए काम कर रहा है, इंडिया के लिए नहीं, अडानी के लिए काम कर रहा है। और ये प्रमाण के साथ मैं कह सकता हूं। आप सारी योजनाएं उठा के देख लीजिए। रेल उठा के अडानी को, सेल उठा के अडानी को, गैस, बिजली, पानी, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट, सारा हिंदुस्तान एक आदमी के नाम करते जा रहे हैं और कोई सवाल पूछने वाला नहीं। एक व्यक्ति को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मिला है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। आपको 2.5 लाख रुपए का अगर कर्जा चाहिए अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या रेडी पे दुकान लगाने के लिए, तो आपके चप्पल घिस जाएंगे, इतने कागज आपसे मांगे ही जाएंगे, आपको देते देते मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी का दोस्त है, उसको 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मिला हुआ है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का। अभी मैंने पार्लियामेंट में एक लिस्ट पढ़ी और वो लिस्ट मुझे लोकसभा में मिली थी, लोकसभा के एक जवाब से मिली थी। लोकसभा के एक सांसद ने पूछा कि इस देश के पूंजीपतियों का कितना कर्जा आपने माफ किया है एनसीएलटी के जरिए। एक इन्होंने ट्रिब्यूनल बनाया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उसमें लोन का सेटलमेंट करते हैं और 5,40,000 करोड़ रुपए 43 कंपनियों का बाकी था, 3,53,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। 3,53,000 करोड़ रुपए। क्या हो रहा है इस देश में? कहीं किसी को पता भी नहीं है ये मुद्दे। 3,53,000 करोड़ रुपए इस देश की तरक्की में लग जाए, रोजगार में लग जाए, शिक्षा में लग जाए, इलाज में लग जाए, हिंदुस्तान दुनिया के नंबर 1 के देशों की लड़ाई में आगे आ जाएगा। लेकिन उस पर बात नहीं होती, आर्थिक मुद्दों पे बात नहीं होती, घुमा फिरा के हिंदू मुसलमान का मुद्दा, जिसमें बीजेपी बहुत कंफर्टेबल है। इनके जो दोस्त भाग के गए हिंदुस्तान छोड़ के, नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, नितिन संदेशरा हो, ललित मोदी हो, ये सारे लोग जिनका से कनेक्शन है, हजारों हजार करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के चले गए। इन सवालों पे कोई आंदोलन नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती। उनकी नफरत की राजनीति पे ताला लगा सकते हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय की राजनीति, सोशल जस्टिस की राजनीति। उसके बगैर आप इस पे ताला नहीं लगा सकते और उसमें सबको आप इकट्ठा कर सकते हैं। जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आदिवासी की भी बात होगी, जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो दलितों की भी बात होगी, पिछड़ों की भी बात होगी,
मुसलमानों की भी बात होगी, बौद्धों की भी बात होगी, सिखों की भी बात होगी, अल्पसंख्यकों की भी बात होगी। तो सामाजिक न्याय सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पे सबको लामबंद करके, एकजुट करके यह कहना चाहिए कि हम इस देश में रहते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक, किसी नरेंद्र मोदी और योगी के फरमान के मुताबिक नहीं। यह आपको बोलना पड़ेगा। और जब यह आप बात बोलते हैं तो तस्वीर बिल्कुल खुले तौर पे साफ दिखाई पड़ती है।